हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है अली और मैं अपने चैनल डेली हॉरर स्टोरीज बाय अली से आपके सामने मौजूद हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग जहाँ पे भी हैं खैरियत से हैं, खुश हैं और आपकी ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजर रही है। गाइस, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, अगर हो सके तो अपने सर्किल में, अपने फ्रेंड्स में, अपने दोस्तों में शेयर करें। अगर आप अपनी स्टोरीज को शेयर करना चाहते हैं, आप चाहें तो अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड कर लें, व्हाट्सएप कर दें, ईमेल कर दें या अगर हो सके तो लिख के भेज दें। जैसे मुझे बेहतर लगेगा मैं आपकी स्टोरीज को अपलोड कर दूंगा। गाइस, आज की जो पहली स्टोरी है, ये स्टोरी परवीन या परवीन नाम है इनका और इंडिया से इनका ताल्लुक है। और आई एम सॉरी कि अगर मैंने आपके नाम का मर्डर कर दिया हो। खैर, ये बताते हैं कि ये एक मर्द हैं और ये 1998 में उत्तराखंड एक जगह है इंडिया में, वहाँ पे 10th ग्रेड के अंदर स्टडीज़ किया करते थे। ये शुरू से ही नॉर्मल शक्ल सूरत के हामिल थे और जब ये स्कूल के अंदर भी थे तो आम तौर पे लड़कियां तो बहुत दूर की बात है, बॉयज़ भी इनको दोस्त नहीं बनाया करते थे। अक्सर इनको अफसोस होता था कि अगर मेरी शक्ल बहुत नॉर्मल सी है या बहुत सादा सी है तो ये शक्ल मैंने खुद तो नहीं बनाई, ये शक्ल अल्लाह ताला ने या ऊपर वाले ने हमें बना के दी है। ये बहुत ज़्यादा काले से थे और इनको बहुत ज़्यादा अफसोस होता था। जब भी ये शीशा देखते थे इनको रह रह के ख्याल आता था कि मैं दुनिया में बहुत बदसूरत हूँ या रिजेक्टेड चाइल्ड हूँ। खैर, मैट्रिक तक तो इन्होंने बेयर किया, सब्र किया। उसके बाद जब कॉलेज में एडमिशन का टाइम आया तो ये जो बीच का पीरियड होता है, यानी कि मैट्रिक के एग्जाम्स देने के बाद और फर्स्ट ईयर में आने तक का जो टाइम होता है, उस टाइम में इनके पास कोई एक्टिविटीज़ नहीं थी। तो ये कभी बाहर चले आते, गेम खेलने लगते, कभी जो लोग क्रिकेट खेल रहे होते उनको देखते। दिन तो जैसे तैसे गुजर जाता था, लेकिन ये जो रात होती थी, ख़ासतौर पे 8 बजे से 9-10 बजे का जो टाइम होता है, इसमें ये बहुत ज़्यादा अपने आप को लोनली फील किया करते थे। ये बताते हैं कि ऐसे ही मैंने आहिस्ता आहिस्ता करके चीज़ों को, जगहों को एक्सप्लोर करना शुरू किया और बिला आखिर मैंने पाया कि हमारे घर के तकरीबन 3 या 4 किलोमीटर दूर एक पार्क टाइप की जगह मौजूद है, जहाँ पे कुछ बेंचेस भी लगी हुई हैं, बहुत तरोताज़ा हवा आ रही होती है, बहुत फ्रेश माहौल है और वहाँ पे जो लोग हैं वो कम से कम हुआ करते हैं। अक्सर ऐसा होता, ये अपने घर वालों को बोलते कि मैं बाहर जा रहा हूँ और उसी पार्क में या उसी ग्रीनरी में जाके बैठ जाते और वहाँ पे घंटों बैठे रहते, सोचते रहते, अपने फ्यूचर के बारे में डिसाइड करते रहते और अपने आप को समझाने की या कन्विंस करने की कोशिश करते रहते कि इस दुनिया में अभी मुझे बहुत कुछ करना है। ये बताते हैं कि शुरू के एक आध हफ्ते तो मुझे कोई चीज़ महसूस नहीं हुई, लेकिन एक हफ्ते के बाद से मुझे एहसास होने लगा कि जब भी मैं उस पार्क में या उस जगह में जाता हूँ तो सामने एक घरनुमा जगह बनी हुई है जो कि बज़ाहिर देखने से खाली लगती है या अबंडन लगती है। खैर, जब भी मैं वहाँ पे जाता हूँ तो अक्सर उसकी छत पे एक लड़की आके खड़ी हो जाती है। अब मैं अपने आप को वैसे ही रिजेक्टेड या अगली लड़का समझा करता था, तो मैं किसी भी तरह ये जहन में लाता ही नहीं था कि वो जो लड़की छत पे आती है वो मेरे लिए आती है या मुझे देखती है। मैं सोचता था कि हो सकता है चहलकदमी के लिए खाना खाने के बाद वो छत पे आ जाती हो। जैसे जैसे मैं रेगुलर जा रहा था वैसे वैसे मुझे यकीन हो चला था कि जब भी मैं जाके बैठता हूँ उसके कुछ देर बाद ही वो लड़की छत पे आके खड़ी हो जाती है और ना सिर्फ छत पे आके खड़ी होती है बल्कि मुसलसल मुझे देखना शुरू कर देती है। ये जो उसका गेस्चर था, ये मेरे लिए कोई खुशी का बाइस नहीं था, बल्कि मैं खौफ में मुब्तला था और मैं डरा करता था कि जिसको मैं खुशफहमी या गलतफहमी समझ रहा हूँ, यकीनन ये बात जो है किसी दिन मुझे पिटवाएगी, ये मुझे मज़ीद जलील करवाएगी। खैर, इसी तरह 10-15 दिन गुजर गए और उसके बाद मुझे थोड़ा सा हौसला हुआ और मुझे थोड़ा थोड़ा यकीन होने लगा कि ये लड़की यकीनन मेरी ही वजह से आती है। खैर, शुरू में मैंने हल्के हल्के उसको इशारे करना शुरू किए और जैसे जैसे मैं इशारे करता था वैसे वैसे उसकी तरफ से रिस्पॉन्स आया करता था। अब जब उसने रिस्पॉन्स करना शुरू किया तो मेरी जो खुशी थी उसका कोई ठिकाना नहीं था,
क्योंकि मुझे पता था जिस दिन ये मुझे करीब से देखेगी या बहुत करीब आएगी तो मैं यकीन से कह सकता हूँ उसी दिन ये लड़की मुझे रिजेक्ट कर देगी। अब ये जो इशारों किनार का सिलसिला था, मैं चाहता था ताहयात यही चलता रहे और मैं ऐसी खुशफहमी में जीता रहूं कि मैं भी किसी काबिल हूं, कोई लड़की मुझे भी इशारे कर सकती है। खैर इसी तरह कुछ मज़ीद टाइम गुजरा और आहिस्ता आहिस्ता करके जब मेरी हिम्मत बढ़ती चली गई तो बिलाखिर वो दिन आया जिस दिन मैंने उसको बाकायदा इशारे से कहा कि तुम नीचे की तरफ आओ, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। जब भी मैं उसको इस तरह का इशारा करता या उसको नीचे आने का बोलता, वो हमेशा मुझे नज़रअंदाज कर देती, इग्नोर कर देती और बज़ाहिर ऐसा लगता कि जैसे वो भी यही चाहती है कि बस दूर दूर से हम लोग एक दूसरे को इशारे करते रहें और वही काफ़ी है। खैर जब 2-3 दफ़ा मैंने इस तरह से किया और उसने मेरी बात नहीं मानी तो मैंने यही डिसाइड किया कि बजाय इसके कि इसके घर वाले, इसके फैमिली मेम्बर्स या कोई भी मोहल्ले वाला मुझे पकड़ ले और मुझे मारे, मैं इसको अपने पास बुलाने की या अपने पास आने की एक और कोशिश करके देखता हूँ और अगर मैं उसमें नाकाम हो गया तो आज के बाद मैं यहाँ पे आना छोड़ दूंगा। खैर जब रात हुई और 9 साढ़े 9 का टाइम हुआ, मैं एग्जैक्टली उसी जगह पे पहुँच गया और वहाँ जाके मैंने उसको इशारों में कहा कि आज अगर तुम आ गई तो ठीक है, वरना मैं आज के बाद यहाँ पे नहीं आऊँगा। ये बताते हैं कि मैंने इशारों में मेरे ख्याल में उसको बात समझा दी थी और मेरे इशारे देखने के बाद वो मुस्कुराने लगी। दूर से ही अंदाज़ा हो रहा था कि वो हंस रही है। खैर जैसे जैसे उसने मेरे इशारे समझे वैसे वैसे वो डिसाइड कर चुकी थी कि वो मुझसे मिलने के लिए नीचे आएगी। काफ़ी देर तक मैं वहीं पे खड़ा हुआ मुंतज़िर रहा कि वो पीछे हटेगी, सीढ़ियों की तरफ जाएगी और सीढ़ियों से होती हुई मेरे पास आएगी और जब वो मेरे पास आएगी तो मैं उससे इज़हार मोहब्बत कर दूंगा और उसको बता दूंगा कि मैं जैसा भी हूँ लेकिन मैं तुमसे शिद्दत से मोहब्बत करता हूँ। खैर अगले ही लम्हे मंजर बदला और देखते ही देखते वो मेरी आंखों से ओझल हो गई। 15-20 सेकंड तक या शायद 1 मिनट तक मैं वहाँ पे खड़ा रहा और सोचता रहा कि आखिर ये गई कहाँ पे है। अभी मैं खड़ा हुआ यही सोच रहा था और बार बार उसके मकान में या उसकी सीढ़ियों की तरफ देख रहा था कि एकदम से मुझे अपने पीछे से आहिस्ता आहिस्ता करके छन 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 इस तरह करके आवाज़ आना शुरू हुई और जैसे ही मुझे इस तरह से आवाज़ आना शुरू हुई तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे पीछे की तरफ से यानी मेरी बैक साइड से कोई लड़की, कोई दोशीदा मेरी तरफ बढ़ना शुरू हुई है। और ऐसा ही था कि जब मैं पलटा तो पलटते ही जो मैंने मंजर देखा, मैंने देखा कि वही लड़की, वही दोशीदा या वही हसीना जो छत पे खड़े होके मुझसे इशारों में बात किया करती थी या जिस पे मैं मर मिटा था या जिसको मैं अपना बनाना चाहता था, वो आहिस्ता आहिस्ता करके मेरे करीब बढ़ रही है और जैसे जैसे वो मेरे करीब बढ़ रही है वैसे वैसे छन 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 इस तरह करके आवाज़ बढ़ती चली जा रही है। मैं चाहता था ये जो लम्हे हैं इनको मैं कैद कर लूँ क्योंकि ये मेरी ज़िंदगी के यादगार लम्हे थे। वो लड़की, मेरी वो मोहब्बत जिसको मैं काफ़ी अरसे से यहाँ पे टाइम दे रहा था, वो बिलाखिर मेरी तरफ चलती भी आ रही है और अब ऐसा लग रहा था जैसे मेरे ख्वाब पूरे हो चुके हैं, मुझे मेरी मंजिल मिलने वाली है। बारी बारी उसके बालों से लेके उसके माथे को, उसके गालों को और उसके पूरे जिस्म को मैंने देखना शुरू किया और ये आज पहली बार था कि मैं उसको इतनी करीब से देख रहा था। बहरहाल जैसे ही बारी बारी देखते हुए जब मेरी नज़र उसके पाँव के ऊपर पड़ी तो मैंने देखा कि उसके जो पाँव हैं वो उल्टे पाँव हैं, यानी कि रिवर्स फीट हैं। उसकी जो उंगलियां हैं वो पीछे की तरफ हैं और उसकी जो एड़ी है वो आगे की तरफ है। ये देखते ही एकदम से मेरे औसान खता हो गए और ऐसा लगने लगा कि मेरी आंखों के सामने अंधेरा आ चुका है। ये बताते हैं कि अगले ही लम्हे मैंने एक जोर से चीख मारी और उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं है। खैर जब मेरी आंख खुली और मुझे होश आया तो मैंने देखा कि मैं अपने घर में मौजूद हूँ। मेरे सामने मेरे घर वाले और ख़ास तौर पे पुलिस वाले भी खड़े हुए हैं। उन पुलिस वालों ने बताया कि हमें पार्क में तुम्हारे चीखने की आवाज़ आई और जब हमें तुम्हारी चीखने की आवाज़ आई
तो हम वहां पे पहुंचे तो हमने देखा कि तुम पार्क के अंदर बेहोश पड़े हुए हो। और जब हम लोगों ने तुम्हारी जेब की तलाशी ली तो उसमें तुम्हारे स्कूल का कार्ड मौजूद था, और उस कार्ड की मदद से हम तुम्हारे घर पहुंचे। ये परवीन साहब बताते हैं कि मेरी जिंदगी का पहला और आखिरी तजुर्बा था, और उसके बाद से मैंने तौबा कर ली थी कि कभी भी किसी लड़की के चक्कर में नहीं पड़ूंगा। कैद आज की जो दूसरी स्टोरी है ये भी इंडिया से हमें भेजी है और राहुल साहब ने भेजी है। राहुल भाई इससे पहले भी बहुत सारी स्टोरीज हैं जो शेयर कर चुके हैं। ये बड़ी ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है और इस स्टोरी के अंदर हमारे लिए लर्निंग भी मौजूद है। ये बताते हैं कि 2013 और 14 में ये तकरीबन 18 या 19 साल के थे। बहुत गर्म खून था, बहुत जल्दी जज्बाती हो जाते थे, बहुत जल्दी लोगों से लड़ना शुरू कर देते थे। खास तौर पे ईगो का जो मसला था वो बहुत ज्यादा था। कोई भी इनको जरा सा एटीट्यूड दिखाता, ईगो दिखाता, तो ये भी उससे ज्यादा एटीट्यूड दिखाते और ईगो का शिकार हो जाते। वेल ये बताते हैं कि इसी तरह एक शाम थी और तकरीबन 9 या 10 बजे का टाइम था। हम बहुत सारे दोस्त थे, तकरीबन 9 दोस्त थे, एक साथ बैठे हुए थे और आपस में एक दूसरे का मजाक उड़ा रहे थे, एक दूसरे को डिग्रेड कर रहे थे। तो इसी तरह उस सर्किल के अंदर मेरा एक दोस्त था जो मुझसे 1 साल बड़ा था। वो कहने लगा कि तुम लोग जो कुछ कर सकते हो वो अपनी जगह, लेकिन मैं ऐसा कुछ कर चुका हूं जो तुम शायद कभी भी नहीं कर सकते। अब हम उससे पूछने लगे कि तुमने ऐसा क्या किया है जो हम नहीं कर सकते। तो उसने कहा रहने दो, तुम बच्चे हो, तुम्हारे बस की बात नहीं है और तुमसे नहीं हो सकता। अब जब उसने इस तरह से कहा तो सबसे पहले मुझे बुरा लगा। मैंने कहा भाई ऐसी कौन सी चीज़ है या ऐसा कौन सा काम है जो तुम कर सकते हो और मैं नहीं कर सकता। तो वो लड़का कहने लगा कि 2 दिन पहले मैं एक स्कूल है वहाँ पे गया था और उस स्कूल के बारे में मशहूर था कि वो बड़ा हाउंटेड स्कूल है और वहाँ पे इस तरह की पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ जो हैं वो हुआ करती हैं। और मेरे जो दोस्त थे उन्होंने मुझे चैलेंज किया था कि अगर तुम यहाँ पे रात के टाइम में ख़ासतौर पे 9 या 10 बजे के बाद आधा घंटा गुजार लो तो तुम्हें 5,000 रुपये देंगे। अब मैंने उनकी जो शर्त थी उसको एक्सेप्ट किया और मैं वहाँ पे चला गया। लेकिन मुझे यकीन है कि तुम में से किसी के अंदर भी इतना दम नहीं है कि कोई वहाँ पे जाए और वहाँ जाके चैलेंज को कबूल करे। अब जैसे ही इनके दोस्त ने इस तरह की बात की तो ये कहने लगे कि मैं रेडी हूँ, तुम बताओ कितने पैसे दोगे। पहले वो कहने लगा कि तुमसे नहीं हो सकता, लेकिन जब इन्होंने जिद की तो वो कहने लगा कि अगर तुम इस वक्त उस स्कूल में चले जाओगे और वहाँ पे 15 मिनट गुजार लोगे तो मैं तुम्हें 2,000 रुपये दूंगा। अगर तुम वहाँ पे आधा घंटा गुजारोगे तो मैं तुम्हें 5,000 रुपये दूंगा, और अगर तुमने वहाँ पे 1 घंटा गुजार लिया तो 10,000 रुपये दूंगा। अब ये सुनने के बाद मुझ पे जोश तारी हो गया और मैंने उसको कहा कि चलो अभी हम सबके सामने चलते हैं और वहाँ जाके इस चैलेंज को पूरा कर लेते हैं। हालांकि मेरे जो दोस्त थे वो कहने लगे कि छोड़ो यार, इग्नोर करो, ये सिर्फ जज्बाती बातें हैं, ऐसा कोई रिस्क ना लो कि तुम्हारी जान को खतरा हो। खैर मैं अपनी जिद पे कायम था और मैंने उनकी बात नहीं मानी। मैंने कहा कि चलो चलते हैं और इस चैलेंज को पूरा करते हैं। जिस जगह हम लोग बैठे हुए थे वहां से तकरीबन 3 किलोमीटर के फासले पे वो स्कूल मौजूद था। और ये जो स्कूल था ये एक सरकारी स्कूल था और इस स्कूल के बारे में कहा जाता था कि ये तकरीबन 50 साल पहले बना था और उसके बाद से ऑफ एंड ऑन ये स्कूल कभी चलता था, कभी इसको बंद कर दिया जाता था। और इसको जो बंद करने की वजह थी वो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ थी। खैर हम सारे के सारे लड़के उस स्कूल की तरफ बढ़े और जैसे ही मैं उस स्कूल के सामने पहुंचा तो सच्ची बात यह है कि उस स्कूल को देख के मुझ पे खौफ तारी हो गया, क्योंकि आप अंदाज़ा लगा सकते हैं एक तो सरकारी स्कूल, ऊपर से पहले ही उसके बारे में बहुत सारी चीज़ें फेमस। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे तो हमें अंदाज़ा हो रहा था कि ये जो स्कूल है इसमें बेतहाशा कचरा पड़ा हुआ है, इसके चारों तरफ बहुत सारे दरख्त मौजूद हैं और इसके साथ साथ ये जो स्कूल है इस स्कूल के अंदर एक भी बत्ती या एक भी लाइट मौजूद नहीं है। बहरहाल चैलेंज था और जब हम स्कूल के सामने पहुंचे तो ये सारे लड़के, खासतौर पे वो दोस्त जिसने चैलेंज किया था, ये सब मेरा मजाक उड़ाने लगे। ये कहने लगे कि अब भी वक्त है कि तुम हार मान जाओ और माफी मांग लो।
अब मेरे लिए ये आना का मसला था। मैं डर तो गया था, लेकिन मैं चाहता था कि मैं अंदर जाऊं और इनको अंदर जाके दिखाऊं। बहरहाल मैंने ऊपर वाले का नाम लिया और ऊपर वाले का नाम लेने के बाद मैंने कहा ठीक है, तुम लोग अपनी वॉच निकालो और टाइम देख लो। मैं आधे घंटे तक अंदर रहूंगा और जब ये चैलेंज कंप्लीट हो जाएगा तो ना सिर्फ तुम मुझे पैसे दोगे बल्कि मुझसे माफ़ी भी मांगोगे। खैर अगले ही लम्हे मैं स्कूल के दरवाजे पे चढ़ा और जैसे ही मैं स्कूल के दरवाजे पे चढ़ा तो सामने का मंजर देख के मुझ पे खौफ तारी हो चुका था। लेकिन मैं क्योंकि चैलेंज ले चुका था और पीछे सब खड़े हुए मेरा वेट कर रहे थे, लिहाजा मैं अंदर कूद गया। अब जैसे ही मैं अंदर कूदा तो उस वक्त तो सब नॉर्मल लग रहा था। आहिस्ता आहिस्ता करके मैंने ऐसी जगह की तलाश शुरू कर दी जहाँ पे थोड़ी सी रोशनी मौजूद हो, ताकि मैं वहाँ पे जाके खड़ा हो जाऊँ और जैसे ही आधा घंटा हो तो मैं बाहर निकल जाऊँ। काफ़ी देर तक जायज़ा लेने के बाद मुझे एक जगह नज़र आई और बज़ाहिर ऐसा लग रहा था कि वहाँ पे कोई लैंटेन है या लालटेन है जो जल रही है। खैर जब मैंने उस रोशनी को फॉलो किया तो मैं आहिस्ता आहिस्ता करके उसकी तरफ जाने लगा और जैसे ही मैं उस रोशनी के करीब पहुंचा तो मैंने देखा कि उधर से स्कूल की जो स्टेयर्स हैं वो बिल्कुल डायरेक्टली या सामने नज़र आ रही हैं। यानी कि अल्टीमेटली मैं उस स्कूल की जो सीढ़ियाँ थीं जो कि छत पे जाया करती थीं उनके सामने जाके खड़ा हो चुका था। अब ये जो सीढ़ियाँ थीं इनके आगे ना कोई ग्रिल मौजूद थी, ना कोई लॉक लगा हुआ था, बस कचरा पड़ा हुआ था और मुसलसल शदीद बदबू आ रही थी। ये बताते हैं कि जैसे ही मैं वहाँ जाके खड़ा हुआ तो मैं ना चाहने के बावजूद भी स्टेयर्स को फेस कर रहा था और मेरे सामने स्टेयर्स मौजूद थी। खैर मैं अपना ध्यान डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहा था। कभी मैं मोबाइल को देखता, कभी बाहर की तरफ देखने लगता, कभी छत की तरफ देखने लगता कि इसी दौरानिये में मुझे एकदम से टक 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 इस तरह करके किसी के चलने की या कदमों की आवाज़ आना शुरू हुई। और जैसे ही मुझे ये आवाज़ आना शुरू हुई तो बज़ाहिर ऐसा लग रहा था कि स्कूल की जो स्टेयर्स हैं उन स्टेयर्स पे से कोई चलता हुआ नीचे की तरफ आ रहा है। खैर जैसे जैसे आवाज़ बढ़ रही थी वैसे वैसे मेरी जो नज़र थी वो स्टेयर्स पे मरकूज थी और मैं वेट कर रहा था कि अब कौन एकदम से मेरे सामने आता है। कुछ देर के बाद एकदम से स्टेयर्स के सामने मैंने देखा कि एक औरत आ चुकी है और वो आहिस्ता आहिस्ता करके स्टेयर्स से नीचे आ रही है। जब मैंने उस पर गौर करना शुरू किया तो बज़ाहिर ऐसा लग रहा था कि 70 या 80 साल की कोई औरत है और उसके हाथ में एक लाठी या स्टिक मौजूद है। वो इस स्टिक या लाठी की मदद से आहिस्ता आहिस्ता करके नीचे आ रही थी और जैसे जैसे वो नीचे आ रही थी वैसे वैसे उसका जो चेहरा था वो मुकम्मल तौर पे नज़र आता चला जा रहा था। खैर जब वो मुकम्मल तौर पे मेरे सामने आई तो मैंने देखा कि जो औरत है इसका जो चेहरा है मुकम्मल तौर पे जला हुआ या झुलसा हुआ चेहरा है और इसकी जो आंखें हैं वो मुकम्मल तौर पे सफ़ेद हैं। वो मुकम्मल तौर पे कुबड़ों की तरह चल रही है और मुझे देख के आहिस्ता आहिस्ता करके उसने मुस्कुराना शुरू कर दिया है। ये बताते हैं कि जैसे ही मैंने उसको देखा या उसकी मुस्कुराहट को देखा या उसके खौफनाक चेहरे को देखा, मैं चीखें मारता हुआ जैसे तैसे स्कूल के गेट तक पहुंचा और जितना जल्दी हो सकता था मैंने गेट से बाहर की तरफ जंप लगा दी। जैसे ही मैंने गेट से बाहर जंप लगाई तो मेरे सारे दोस्त वहाँ पे मौजूद थे। उनको भी मैंने कहा कि जितना जल्दी हो सकता है यहाँ से भागो। खैर जैसे तैसे हम लोग भागते हुए अपने एरिया की तरफ आए या अपने घर के करीब पहुँचे और वहाँ जाके मैंने अपने सारे दोस्तों को सारा का सारा किस्सा बताया और उसके बाद से हम लोगों ने तौबा कर ली कि कभी भी इस तरफ या इस स्कूल की तरफ ना जाएंगे, न इस तरह के किसी चैलेंज को एक्सेप्ट करेंगे। तकरीबन 7 या 8 दिन तक मैं शदीद बीमार रहा और उसके बाद जाके जो मेरी तबीयत थी वो ठीक हुई। तो गाइस उम्मीद करता हूँ ये जो स्टोरीज़ हैं ये आपको पसंद आई होंगी और अगर आपको ये स्टोरीज़ पसंद आई हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। दुआ करें कि अल्लाह ताला मुझे, मेरी फैमिली को, हम सबको सेहत दे, ज़िंदगी दे, सलामती दे। अगली अपलोड तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।